वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज आप लोगों के लिए मैं ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का जितना भी बचा बेसिक पार्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट भी है, पूरा चैप्टर का मैं बात करने की कोशिश करता हूं। तो बने रहिए लेक्चर में, बड़ा लंबा हो सकता है लेक्चर। आराम से ध्यान से हर एक चीज को देखिए और समझिए, जिससे आपका तैयारी और ज्यादा आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ रे ऑप्टिक्स का बात। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे जो लाइट होता है उसके बारे में होता है। तो यहाँ पे लाइट का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा होता है, जानते हो, वेव नेचर होता है। तो जो वेव नेचर होता है उसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और पार्टिकल नेचर को बाद में आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से ड्यूल नेचर में भी प्रूव किया जाता है। अभी अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लाइट के फिनोमेना के बारे में, मतलब लाइट का प्रॉपर्टीज होता है। तो लाइट के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है होमोजेनियस मीडियम में, लाइट रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करता है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे लाइट के दो प्रॉपर्टी के बारे में, वो है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो लाइट का अपन देखेंगे दो प्रॉपर्टी, पहला क्या है रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है रिफ्रैक्शन। तो आज का टॉपिक ही स्टार्ट होने वाला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानते हैं, यदि लाइट किसी मीडियम से आ रहा है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टकराता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वहां बनता है आपका नॉर्मल, और लाइट क्या करता है उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, या रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इस नाम से इस लाइट को मैं बोलता हूं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलता हूं? इंसिडेंट रे। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे बना है नॉर्मल, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल। क्या बोलूंगा? नॉर्मल। और लाइट यहां से उसी मीडियम वापस चला गया, इसलिए इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो है इसको मैं बोलता हूं एक्स वाई, और ये आपका क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पे बच्चों एक बनता है लॉ, जिसको मैं बोलूंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको बात बताता है क्या, कि सबसे पहला बात ये बताता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमेशा बराबर, हमेशा इक्वल होगा। मतलब कि जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो, जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होगा, ये लॉ है। तो बोल सकते हो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये लिख नहीं रहा हूं मैं, ऐसे लिख रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा बात ये बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि ये जो इंसिडेंट लाइट है और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। सेम प्लेन मतलब मान के चलो, ये देखो, ये क्या है आपका प्लेन से बाहर, ये मार्कर क्या है प्लेन से बाहर, लेकिन मार्कर को ऐसे रख दिया तो प्लेन में है, ऐसे रख दिया प्लेन में है, ऐसे रख दिया प्लेन में है, ऐसे रख दिया प्लेन में है। ठीक है, तो देखो इंसिडेंट रे ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, तीनों सेम प्लेन में लाई करता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in a same plane, lies in a same plane। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन हम दो तरीके से देखते हैं। अपन एक देखते हैं प्लेन मिरर से, किससे देखते हैं बताओ? एक प्लेन मिरर से देखते हैं, और दूसरा देखते हैं क्या पता है आपका स्फेरिकल मिरर, दूसरा देखते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्लेन मिरर छोटा क्लास में आता है, ठीक है, 10th क्लास में शायद तक पढ़ने को मिलता होगा। अब देखो प्लेन मिरर में आपको कुछ कुछ बातें याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा कि प्लेन मिरर में क्या होगा। तो देखो ये प्लेन मिरर है आपका, ठीक है, ये क्या है प्लेन मिरर, ये मान चलो एक प्रिंसिपल एक्सिस में बना दिया इसमें। तो यहां कहीं मान के चलो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, मान लेते हैं ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मान चलो प्लेन मिरर से, ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस पे है, मान चलो यहां से यहां डिस्टेंस कितना मान लेते हैं एक्स, कितना मान लेते हैं एक्स। अब इमेज बनेगा मान के चलो इस साइड में, तो ये इमेज है क्या ए डैश बी डैश,
और यहां से यहां डिस्टेंस भी जो होगा, इसको एक काम करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लेते हैं हमेशा और इमेज डिस्टेंस को वी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है बताओ, इमेज है, इमेज है। हाँ, तो यहाँ प्लेन मिरर में आपको कुछ कुछ बातें याद रखना चाहिए। उनमें से पहला बात ये है कि ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। क्या बनाता है? ये हमेशा ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो क्या समझ में आया कि प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। दूसरा बात याद रखो इसका, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, मतलब कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर खड़ा रहेगा उतना ही दूर अंदर में उसका इमेज बनेगा। क्लियर है बात? तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये किसका साइज है? इमेज का साइज है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल होगा, मतलब उल्टा बोलो, साइज ऑफ इमेज ऑलवेज इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। मतलब कि देखा जाए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो रियल हो, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज का होगा, और जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही दूर इमेज डिस्टेंस होगा। क्लियर है? चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसका जो फोकल लेंथ होता है, इसका जो फोकल लेंथ होता है किसका बताओ? प्लेन मिरर का। ये हमेशा बच्चा इन्फिनिटी आता है। यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार चेक करना पड़ेगा वीडियो में। हाँ, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इन्फिनिटी। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, याद रखना। फोकल लेंथ कोई फाइनाइट जीरो वीरो मत लिख देना, यहाँ पे प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब पांचवा बात याद रख सकते हो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी याद रख लो, इसका कितना होता है बच्चा? इन्फिनिटी होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका इन्फिनिटी होता है। आपको इतना पॉइंट पता है तो प्लेन मिरर में एक्स्ट्रा बात मत जाने, ठीक है, एक्स्ट्रा इसका नीड नहीं है। ओके, अब दूसरा आता है बच्चा, यहां पे क्या आता है अपना? स्फेरिकल मिरर। क्या आता है? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है? तो देखा जाए, एक स्फीयर रहता है इस तरीके से, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर होता है। ये क्या होता है? हॉलो स्फीयर होता है। इसको मैं दो तरीके से क्या करता हूं? कलर कर देता हूं। अंदर साइड से इसको पॉलिश कर देता हूं इस तरीके से, मान लो, ठीक है, और इसको यहां से बाहर साइड से पॉलिश कर देता हूं, ठीक है, ऐसे पॉलिश कर दिया। सर पूरा भरा है तो पॉलिश कैसे करोगे? हाँ, आप सही बोल रहे हो, पूरा पूरा बॉल है तो मैं अंदर और बाहर से पॉलिश तो कर नहीं सकता इसको। तो पहले क्या करूंगा पता है? ये मान के चलो एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इसको मैं यहां से काट दूंगा और फिर यहां से काट दूंगा। काटूंगा, देखो ये स्फीयर है, काटूंगा तो ये पार्ट ऐसा निकलेगा कट के, इस तरीके से। मतलब ये वाला पार्ट कैसा निकलेगा बताओ? ऐसा काटा हूं तो इस तरीके से निकलेगा, और इस साइड को काटूंगा तो ये ऐसा निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा काटूंगा तो, ओके, इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं बताओ? इसको मैं अंदर से कलर कर दिया, ये अंदर से पॉलिश कर दिया, ठीक है, और इसको मैं इस साइड से पॉलिश कर दिया, बाहर से, पीछे साइड से, ठीक है। यदि मैं इसको अंदर से पॉलिश किया तो बाहरी पार्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ है बताओ? बल्ज्ड है, ठीक है, ये उभरा हुआ है यहां से, ठीक है। तो उभरा हुआ है तो इसको मैं बोलूंगा क्या पता है? कॉन्वेक्स मिरर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कॉन्वेक्स मिरर बोलूंगा। और यहां पे देखो, ये इधर से देखोगे, इधर से देखो तो एक गड्ढा लगेगा। गड्ढा मतलब इधर से देखो तो क्या है बताओ? ये डिप्रेस्ड है। क्या है बताओ? डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब बीच से धंसा हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर, केव से याद रख सकते हो, केव मतलब गुफा, तो ये गुफा है अंदर साइड, या डिप्रेस्ड ऐसे बोल सकते हो। तो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, दूसरा कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर को मैं बोलता हूं बच्चे डाइवर्जिंग मिरर, ये लाइट को दूर फेंकता है, डाइवर्जिंग मिरर बोलता हूं। और इसी को मैं बोलता हूं, कॉनकेव बोलता हूं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर यदि लाइट ऐसे आया तो ये दूर फेंकाएगा ऐसा, ठीक है, और ऐसा आया मान के चलो तो ये भी ऐसे दूर जाएगा। तो देखो लाइट आया और टकराने के बाद दूर चले गया, एक दूसरे से कितना दूर हो गया देखो, डाइवर्ज कर गया। और कॉनकेव मिरर क्या करेगा पता है? तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा? लाइट ऐसा आएगा, उसको कन्वर्ज करेगा, मतलब पास ले आएगा। तो देखो लाइट टकराने के बाद पास आ गया तो कन्वर्ज हो गया, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर।
और लाइट टकराने के बाद दूर चले जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या पता है, डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे मिरर अपना दो टाइप का होता है, एक कन्वर्जिंग और दूसरा होता है डाइवर्जिंग। ओके, तो मैं इधर को मिटाते जाता हूँ। ठीक है, यदि आपको ये सब पता है तो आप इसको भगा के देखिए, जहां से आपको नहीं पता है वहां से देखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे आप लेते हैं कॉनकेव मिरर। अब देखा जाए तो मैं ऐसा तो नहीं बनाऊंगा यार बार बार, अच्छा तो लगेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस तरीके से बना लेता हूं। तो ये क्या हो गया बताओ, एक कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हो गया इधर से देखा जाए तो इसमें ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, अब मान चलो ये स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। अब स्फेरिकल मिरर कहलाएगा तो ये किसी स्फीयर का ही पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है कि नहीं है, ये भी आपका स्फीयर का पार्ट है, बिल्कुल है। तो देखिए जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है बताओ, अंदर से देखोगे तो ये क्या है बताओ, पूरा पूरा ये दिख रहा है वो क्या है बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बाहर से पॉलिश्ड है, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको मैं बोलता हूं क्या बताओ, पोल। क्या बोलता हूं, पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन जाता है, ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन जाता है। इस लाइन को मैं बोलता हूं बच्चे क्या बोलता हूं पता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलता हूं बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं यहां पर टर्म यूज किया, क्या बताओ, एक पोल यूज किया। तो पोल किसको बोलते हैं बताओ, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसको मैं बोलता हूं क्या, पोल। दूसरा शब्द यूज किया हूं मैं यहां पे, क्या बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या यूज किया हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका है क्या, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से बना है उस स्फीयर का सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा पॉइंट मैं यूज किया यहां पे बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या यूज किया बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे। तो लाइन विच पासेस थ्रू क्या बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसको अपन बोलते हैं क्या बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों आता है चौथा पॉइंट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसे बोल सकते हो दूसरा क्या बताओ, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से बना है उसका रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ स्फेरिकल मिरर बोल सकते हो। अब यहीं पे आ जाता है बच्चा, पांचवा नंबर पे मैं यहां पे नाम यूज करता हूं, वो है आपका क्या, अपर्चर। क्या शब्द यूज कर रहा हूं, अपर्चर। अब ये शब्द बड़ा उटपुटांग लग रहा है, तो उटपुटांग नहीं है, इजी है। देखो अपर्चर बोलते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर। तो देखा जाए ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का देखा जाए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नहीं बताओ, ये सर्कुलर दिख रहा है यहाँ पे, सर्कुलर रिम, सर्कुलर किनारा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका जो डायमीटर होगा यहां से लेके यहां तक का, ये जो डायमीटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसको बोलते हैं अपर्चर। तो इसको मैं बोल सकता हूं डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसको मैं बोलता हूं अपर्चर। ओके, फिर आगे देखते जाइए। अब अपर्चर के बाद यहां पे और शब्द आ जाता है, क्या बताओ, यहां पे छठवां नंबर में ले लेता हूं, क्या बताओ, फोकस। तो फोकस क्या होता है पता है, तो क्या होता है ये कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल आता है, ऐसा, और इंसिडेंट होता है, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट से होते हुए गुजरता है, इस कॉमन पॉइंट को मैं बोलता हूं फोकस। तो जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और इंसिडेंट होता है किसी स्फेरिकल मिरर के ऊपर,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होते हुए या उस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए नजर आता है, तब उस पॉइंट को मैं बोलता हूं क्या बताओ, फोकस। तो बोल सकते हो यहां पर फोकस क्या है बताओ, तो लिख नहीं रहा हूं, बहुत बड़ा डेफिनेशन है, आप लोग सुन लो, आप लोग खुद नोट कर लेना मेरे वर्ड से कि क्या, व्हेन incident when light ray incident parallel to the principal axis on reflecting surface, then after reflection on spherical mirror भी बोल सकते हो, on spherical mirror, then after reflection it converges to a common point on principal axis or appears to diverge from common point on the principal axis, that common point is known as focus या principal focus बोल सकते हो। तो फोकस क्या है, तो फोकस तुम्हारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो कन्वर्ज होता है या तो डाइवर्ज होते हुए अपीयर होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं यहां बात करूंगा फोकल लेंथ। किसका बात करूंगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ एकदम आसान, क्या, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या होता है बताओ, यदि मैं इन सबको मिटा दूं और यहाँ फोकस बना दूं तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं बोलूंगा क्या बताओ, फोकल लेंथ। ठीक है, तो एक बार ढंग से बना देता हूं इसको मैं, ऐसे, ऐसा है, ये ऐसा है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से यहां डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है बताओ, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसको बोल सकते हो क्या, फोकल लेंथ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जितना भी मिरर, स्फेरिकल मिरर हम पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, वो एकदम स्मॉल अपर्चर का होता है, उसका अपर्चर बहुत छोटा होता है। अब अपर्चर बहुत छोटा होता है तब एक रिलेशन यहाँ पे ट्रू होता है, वो रिलेशन को मैं बोलूंगा, बताओ क्या, बताओ, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बच्चों, फोकल लेंथ का डबल होता है, या फिर बोल सकते हो जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ। ये सिर्फ ट्रू होता है फॉर्मूला आपका, किसके लिए बताओ, स्मॉल अपर्चर के लिए। बड़े अपर्चर के लिए फॉर्मूला गलत हो जाएगा, यहाँ पे एंगल आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होगा। वैसे भी दिख रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा है, फोकल लेंथ यहाँ पे है, और दिख भी रहा है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है फोकस, मतलब क्या है बताओ, ये मिड पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ नहीं बचता मेरे ख्याल से, इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां पे बात करता हूं आप लोगों से, वो है क्या पता है, इसका मिरर फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं, मिरर फॉर्मूला। रुको यार, थोड़ा इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेता हूं, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन में बहुत सारा केस आता है, उन सब के बारे में बात नहीं करूंगा, उसका मैं कुछ शॉर्टकट जुगाड़ बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन मतलब ये समझो इमेज कैसे बनता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आता है, समझ लो। तो लाइट इंसिडेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से तुम्हारे पास। अब लाइट आता है या किसी मिरर से पास करता है, तो कम से कम इमेज बनाने के लिए दो लाइट का जरूरत पड़ता है। मतलब मान के चलो ये क्या है बताया आपका, एक कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे एक लाइट आया, टकरा के हंस गया। अब ये लाइट कभी भी इमेज नहीं बनाएगा, क्यों पता है, क्योंकि इमेज बनाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम अपने को दो लाइट का जरूरत पड़ता है। तो मान चलो यहाँ से एक और लाइट आता है, तो एक और दो लाइट, अब ये टकरा के ऐसा गया, तो जब लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट मिलता है उस पॉइंट बन जाता है इमेज। क्या बन जाता है बताओ, इमेज। तो इतना बात याद रखो, इमेज बनने के लिए जरूरी क्या है बताओ, कम से कम दो लाइट। अब समझो 1000 लाइट है यहाँ पे, 1000 लाइट है ऐसा, और टकराने के बाद एक पॉइंट मिल रहा है, 1000 लाइट, एक पॉइंट मिल रहा है, टकराने के बाद एक पॉइंट मिल रहा है, तब यहाँ पे इमेज बनेगा और यहाँ भी इमेज बनेगा। देखो यहाँ पे दो लाइट के टकराने के बाद इमेज बना है, ये इमेज बना है, और यहाँ पे 1000 लाइट टकराने के बाद यहाँ पे क्या बना है बताओ, इमेज बना है। तो इस इमेज और इस इमेज में अंतर ये रहेगा कि ये आपका ब्लर्ड रहेगा। क्या रहेगा, ब्लर्ड, एकदम धुंधला सा दिखेगा। ऑब्जेक्ट है, इमेज है, समझ में आएगा, लेकिन धुंधला सा रहेगा। और यहाँ बनेगा एकदम से क्लियर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, क्लियर इमेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पे इमेज क्लियरिटी ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे लाइट ही कम है, दो ही लाइट आके टकरा रहा है, तो इमेज आपका ब्लर्ड बनाएगा। और बहुत सारा लाइट आके टकरा के बनाएगा तो ये क्या होगा बताओ, आपका एकदम क्लियर होगा। तो इतना हमको समझ में आ गया क्या, इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी क्या बताओ, लाइट कम से कम दो लाइट का आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होना बताओ, टकराना। क्या होना बताओ, टकराना। टकराना मतलब इंटरसेक्ट करना। अब एक बात याद रखो, रिफ्लेक्शन के बाद देखो ये हुआ क्या बताओ, लाइट रे यहां से आया, यहां से आया, और एक दूसरे से रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे मिला।
ठीक है, यहां मिलत क्या बना बताओ, इमेज बना। क्या बना बताओ, इमेज बना। तो ये इमेज जो बनता है एक्चुअल में जब लाइट रे इंसिडेंट हुआ, जब लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया, तब यहां जो इमेज बनता है, इस इमेज को मैं बोलता हूं रियल इमेज। क्या बनता हूं, रियल इमेज। और बच्चे याद रखना, जहां पे रियल इमेज बनता है वहां पे इमेज इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और याद रखना, जहां पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, इसको मैं किसी भी स्क्रीन पे देख सकता हूं, स्क्रीन पे बनता है। तो याद रख सकते हो क्या, रियल और इन्वर्टेड इमेज किसमें बनता है बताओ, स्क्रीन में। रियल इमेज किसमें बनता है बताओ, स्क्रीन में। तो याद रखो, क्या लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है बताओ, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है वहां पे इमेज बनता है, वो इमेज क्या होता है, रियल। और इस रियल इमेज को मैं किसमें पा सकता हूं बताओ, स्क्रीन में। अब देखो यहां पे है आपका क्या बताओ, एक क्या है बताओ, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, मान के चलो इंसिडेंट होके लाइट कैसा लगे, ऐसे मान चलो दूर भाग गया। यहां से भी लाइट इंसिडेंट हुआ और यहां से क्या हो गया बताओ, दूर भाग गया। अब तुम ध्यान से देखोगे ये लाइट को, तो कहां से आ रहा है लगेगा बताओ, ये लाइट ऐसे जा रहा है, तुम इधर से देखो तो लाइट कैसा लगेगा, किधर से आ रहा है, पीछे साइड से। यहां से तुम देखोगे, मान के चलो ये लाइट कहां से आ रहा है लगेगा, ये पीछे से आ रहा है। तो एक दूसरे से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुमको लग रहा है ना, एक्चुअल में किया तो नहीं है, टकरा के दूर भाग गया, बट तुमको ऐसा लग रहा है लाइट वहां से आ रहा है पीछे से, ये लाइट पीछे से आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ होगा। मतलब ऐसा अपीयर हो रहा है, अपीयर हो रहा है तुमको, क्या अपीयर हो रहा है कि ये दोनों लाइट एक दूसरे से यहाँ पे इंटरसेक्ट किया होगा, अपीयर हो रहा है। एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं किया है, ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। तो यहाँ पे जो इमेज बना है, ये इमेज बनेगा बच्चा वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा आपका बनता है इरेक्ट। क्या बनता है बताओ, हमेशा इरेक्ट बनता है। और इरेक्ट और वर्चुअल बना तो इसको मैं स्क्रीन में नहीं पा सकता, ठीक है। स्क्रीन में ये इमेज कभी भी नहीं बनेगा। तो देखो, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन बनता है और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन में नहीं बनता, इतना ख्याल रखिए। देखो, रियल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल मीट करता है और यहाँ पे मीट करता हुआ अपीयर होता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज क्या होगा, अपीयर होगा मीट करता हुआ, और रियल इमेज क्या होगा बताओ, एक्चुअल में मीट करेगा। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स है जो चैप्टर को समझ देता है, इसलिए मैं सबको बता दिया। अब आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं। अब देखिए क्या, मिरर फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इससे न्यूमेरिकल बनता है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को जाना जरूरी है। और दूसरा, इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसको मेरे को डील करना है, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन इस लेक्चर में नहीं दे रहा हूं। यदि इसका आपको डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट में मेरे को बताइए, मैं इसका मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट लगेगा इसका एक डेरिवेशन वीडियो बनाने में। 10-15 मिनट का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप इसका डेरिवेशन जानते हैं या किसी और चैनल से देखते हैं और आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जरूरत पड़ता है मेरे से जानने का तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल इसका अभी तत्काल ही डिराइव कर सकता हूं, बट समय वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत लेंथ हो जाएगा वीडियो का, 3-4 घंटा हो जाएगा और मैं 3-4 घंटे तक अभी तो लगातार नहीं टिक पाऊंगा, 2 घंटे तक मैक्सिमम टिक पाऊं। तो देखो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, ठीक है। इसमें f को बोलते हैं अपन फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और v को बोलते हैं अपन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और u को बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब ये समझिए यहां पे फोकल लेंथ जो आता है, फोकल लेंथ जो आता है, फोकल लेंथ जो आता है, ये फोकल लेंथ मान के चलो पॉजिटिव होता है, किसके लिए बताओ, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा किसके लिए, हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स किसके लिए रहेगा बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को मैं बोलता हूं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिए। हम कैसे याद रखेंगे सर, तो देखो ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है बताओ, मिरर के पीछे साइड, तो यहाँ पे इसका फोकस भी पीछे साइड। तो इस डायरेक्शन में देखो, तो लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट डायरेक्शन जाता है। हमारे 12th क्लास में जितना भी डायग्राम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जाता है। और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन, लाइट इधर इंसिडेंट हुआ है और लाइट के इस अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को लेते हैं अपन नेगेटिव
और लाइट के डायरेक्शन में अपन लेते हैं डिस्टेंस को क्या बताओ पॉजिटिव। तो देखो लाइट लेफ्ट से राइट जाता है, लेफ्ट से राइट जाता है, और मैं डिस्टेंस को भी उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ। फोकल लेंथ इधर है पोल से, तो पोल से फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होगा। इस नाम से हमेशा क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो इतना बस आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ क्या होता है बताओ, नेगेटिव होता है किसके लिए होता है, आपका कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, जिसको मैं कन्वर्जिंग मिरर बोल सकता हूं, कन्वर्जिंग मिरर बोल सकता हूं। ये बात ख्याल में रखिए, ठीक है। इस नाम से एक बात बताओ, पोल से सी तक को डिस्टेंस मैं आर भी बोलता हूं, तो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। ये भी ख्याल में रखिएगा, ठीक है। दूसरा बात याद रखना, ये पहला बात है मेरा फोकल लेंथ वाला। दूसरा बात याद रखना, हमेशा लाइट में बताया क्या, हमेशा लाइट ट्रेवल करता है कहां से कहां बताओ, लेफ्ट से राइट। राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं आप कराओगे तो, लेकिन हम कंसिडर करके चल रहे हैं लाइट हमेशा ट्रेवल करता है लेफ्ट से राइट। और लेफ्ट से राइट ट्रेवल कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को मैं हमेशा नेगेटिव लूंगा और उसके डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लूंगा, डिस्टेंस यदि मेजर करता हूं तो यहां देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी न्यूमेरिकल बनाओगे तो यहां देखो यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा और हमेशा नेगेटिव लेना है बच्चा। क्यों, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने रखेंगे। देखो ये मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखोगे, देखो लाइट लेफ्ट से राइट जाता है और मैं इधर मेजर कर रहा हूं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यू क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर भी इमेजिन करना तो आप कर सकते हो, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में आएगा इधर, और यहाँ फोकस आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में फोकस आएगा। तो देखो ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जाता है और मैं पोल से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो ये फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव। और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के फ्रंट में रखूंगा, जिसके नाम से वो नेगेटिव होगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, क्या है वो, कि इफ इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आया, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब मिरर के बिहाइंड बनेगा इमेज। अब मिरर के बिहाइंड इमेज कभी भी बनता है तो वर्चुअल और क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ पे नेचर बता सकते हो आप इमेज का, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, तो नेचर ऑफ इमेज होगा आपका क्या है यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यदि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यदि इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव आता है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया तो नेचर ऑफ इमेज आपका होगा क्या पता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये बात ख्याल में रखिएगा, ठीक है। तो जो वर्चुअल होता है ये स्क्रीन नहीं बनेगा, और ये किस में बनेगा बताओ, स्क्रीन में बनेगा, ठीक है। कोई भी स्क्रीन आप ले जाते हैं तो वहां पे इमेज बनेगा तो वो रियल इमेज होगा, वर्चुअल तो कभी भी स्क्रीन में नहीं बनता। अब चौथा पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे बताओ इसका, मैग्निफिकेशन। क्या याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन, जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, जो कि छोटा m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को मैं माइनस v बाई यू भी बोल सकता, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका भी प्रूफ होता है बट इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है, माइनस v बाई यू। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे माइनस याद रखना, ठीक है। अब इफ याद रखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ m मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखा जाए, m का वैल्यू -2 रहे, चाहे m का वैल्यू +2 रहे, चाहे m का वैल्यू -1 रहे, चाहे m का वैल्यू +1 रहे, चाहे m का वैल्यू -1/2 रहे, चाहे m का वैल्यू +1/2 रहे, ये दोनों सेम चीज है। कब बताओ, जब मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं। मैं यहां बोलूंगा इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है, तो तुम बोलोगे ऑफ कोर्स ये बड़ा है और ये छोटा है, बट मैग्नीट्यूड का बात कर दिया तो बच्चों दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन मैटर नहीं करता, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो याद रखिएगा, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, यदि नंबर 1 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, या 1 के बराबर है, या 1 के लेस देन है, ये 3 केस हो सकता है। यदि 1 से बड़ा है तो याद रखिएगा यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब क्या बोल सकते हो, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इमेज क्या बनेगा बताओ, तो यहाँ बनेगा इमेज आपका इनलार्ज्ड इमेज। क्या बनेगा, इनलार्ज्ड इमेज, या फिर इसी को आप बोलते हो मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बोलते हो। अब देखो 1 के बराबर है तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ इमेज होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, मतलब यहाँ पे इमेज जो होगा सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा, किसके सेम साइज के, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट के साइज का होगा। और यदि m का वैल्यू 1 से छोटा है तो हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब इमेज जो होगा वो क्या बनेगा बताओ, डिमिनिश्ड बनेगा। क्या बनेगा, डिमिनिश्ड।
डिमिनिश्ड मतलब होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये गुरु मंत्र है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं उसको, मैं ऐसे ही खेलते खेलते आपको बता दिया। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन परफेक्टली आपको पढ़ना है तो आप बोल सकते हो ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हर एक डिस्टेंस को अपन पोल से मेजर करेंगे, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, हर एक डिस्टेंस को पोल के रिस्पेक्ट में अपन मेजर करेंगे। दूसरा बात, लाइट को हमेशा कंसीडर करेंगे हम कहां से कहां बताओ, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में इस चैप्टर में। ठीक है, और लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करता हूं तो उसको पॉजिटिव लूंगा। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, यदि देखो लाइट ऐसा है, लाइट ऐसा है, तो लाइट के डायरेक्शन में डिस्टेंस है तो इसको पॉजिटिव लूंगा। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव लूंगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाऊंगा तो क्या लूंगा, नेगेटिव, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, अब बच्चों 2 मिनट पानी पी लेता हूं मैं, फिर बात करता हूं। अब बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहां पे खत्म हो जाता है। अब बात करना है मेरे को आपसे, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके बारे में बात करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, यही एक बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो देखो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है बच्चों, तो लाइट क्या हो जाता है, अपने पाथ से बेंड हो जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है। इसी फिनोमेना को मैं बोलता हूं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बोल सकते हो इसको क्या, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट इज नोन एज व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये मान के चलो एक्स वाई एक बाउंड्री है, क्या बताओ, बाउंड्री, किसका बाउंड्री है बताओ, ऑफ टू मीडिया बोल सकते हो, दो मीडिया, मतलब दो मीडियम का बाउंड्री है। अब लाइट इस मीडियम 1 से आ रहा है, मान चलो ये मीडियम 1 है और ये क्या है बताओ, मीडियम 2। अब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आता है तो क्या होता है, लाइट यहाँ पे जिस पॉइंट में इंसिडेंट होता है लाइट, उस पॉइंट में बनाता हूं नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल बनाता हूं। और लाइट क्या होता है, इस मीडियम से इस मीडियम जाता है तो लाइट या तो, मतलब देखो लाइट का इंसिडेंट लाइट है, ये मीडियम अलग अलग नहीं रहता तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता। अब लाइट क्या कर सकता है, या तो इधर बेंड कर सकता है या उधर, तो लाइट इधर भी बेंड कर सकता है या इधर भी बेंड कर सकता है। अब लाइट इधर बेंड करेगा कि इधर बेंड करेगा, वो डिपेंड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पे, कि भाई यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कि यहां पर का। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लाइट ज्यादा फास्ट चलता है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ज्यादा फास्ट चलता है तो इधर बेंड करेगा, और यहाँ पे स्लो चलता है, यहाँ फास्ट चलता है तो उधर बेंड करेगा। ठीक है, मतलब एक काम करो, लाइट जो है इंसिडेंट होने का रास्ता ये था, लेकिन लाइट इधर बेंड करे चाहे उधर बेंड करे, हुआ क्या है आप बताओ, रिफ्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बताओ, तो मैं बोला क्या बताओ, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बताओ, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखिए लाइट यहां से आया है, इसलिए मैं बोलूंगा इसको क्या बताओ, इंसिडेंट रे। क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट में टकराया है तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचा रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, तो इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल। क्या बोलूंगा, नॉर्मल। अब इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ये दोनों क्या है बताओ, रिफ्रैक्टेड रे है। क्या बताओ, रिफ्रैक्टेड रे है। अब ऐसा कंफ्यूज मत होना, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो लाइट इधर बेंड हुआ या तो उधर। इधर ले रहे हो तो इसको मिटा दो, उधर ले रहे हो तो इसको मिटा दो। समझे बात को, बस बेंड करना है, दोनों को एक साथ मत कर देना। तो रिफ्रैक्टेड रे है, चाहे इसको बोलो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। क्लियर है बात, ओके। अब देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमको समझ में आ गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो लाइट अपने रास्ते से भटक गया, अपने रास्ते से बेंड हो गया, ठीक है, डेविएट हो गया, तो इसी फिनोमेना को मैं बोल दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पे जैसे कि रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन
एक मीडियम से आया और टकरा के उसी मीडियम वापस लौट गया, तो इसको मैं रिफ्लेक्शन बोला था। फिर यहाँ बन गया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे ही यहाँ पे मैं रिफ्रैक्शन बोला, क्या बताओ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम गया तो लाइट बेंड हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ भी एक लॉ बनता है जिसको मैं बोलूंगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलूंगा यहाँ बताओ? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप पढ़ते हैं बच्चों, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना है क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, क्या कि यहां पे जो इंसिडेंट रे होता है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलता हूं। फिलहाल मैं इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों, मैं ये लेके चल रहा हूं, लाइट ऐसे बैंड किया है ऐसे, ठीक है, उधर भी कर सकता है लेकिन मैं इधर किया। और लाइट, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलूंगा, ठीक है। ओके ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होता है पता है? कांस्टेंट होता है। दैट कांस्टेंट is known as refractive index of one medium with respect to other, ठीक है। तो ये बोलना क्या चाह रहा है बताओ? ये बोलना चाहता है कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है मतलब साइन आई, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मतलब साइन आर, इसका रेशियो हमेशा और हमेशा क्या मिलता है? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को मैं लिखता हूं क्या पता है? म्यू। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया है, तो इसी कांस्टेंट को मैं बोलता हूं क्या बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर। और इस बात को बताने वाला आदमी था कौन पता है? स्नेल। इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको बताओ? स्नेल्स लॉ। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ कहलाएगा, ठीक है। तो क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कहलाता है क्या बताओ? तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कांस्टेंट रहता है, इसी को मैं बोलता हूं क्या बताओ? स्नेल्स लॉ बोलता हूं। क्या बोलता हूं? स्नेल्स लॉ। और इसका एक दूसरा लॉ होता है, तो दूसरा लॉ क्या है? एकदम आसान है। इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन। तो क्या बोलूंगा बताओ? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है। शॉर्टकट लिखा हूं, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन। ये आपका ये लॉ बोलता है, ठीक है। अब ये हमको समझ में आ गया। अब मुद्दा क्या है पता है? मुद्दा ये है कि यहां पे शब्द यूज हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, मिटाया जाए इसको। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दो टाइप के बोल सकते हो। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं पहले बात करता हूं आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में होगा। तो एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट निकालोगे, ठीक है। तो वन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट निकालते हो तो वो होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, देखिए, तो ये होता है म्यू इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं इसको पता है सी बाई बी। क्या बोलते हैं बताओ? सी बाई बी। ये क्या है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम बोल सकते हो या फिर स्पेस। अभी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एकदम आसानी से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। बताओ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में होगा और ये किसी मीडियम का होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ, ये होता है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ओके। अब दूसरा होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात और याद रखिए, क्या कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के। किसके प्रोपोर्शनल है इनवर्सली बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के। मतलब जहां पे लाइट का स्पीड ज्यादा होगा वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जहां का स्पीड ऑफ लाइट कम होगा वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या समझते हो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बच्चा ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या होता है? देखो, लाइट जहां आसानी से ट्रेवल कर लेता है वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम होता है, ठीक है। और लाइट जहां पे एकदम रुक रुक के ट्रेवल करता है, मतलब उसका स्पीड को रोकने वाला जो काम करता है, वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम रहेगा तो लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो ये समझिए ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। तो देखिए, जहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे स्पीड क्या होगा? कम, और जहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा वहां पे स्पीड क्या होगा? ज्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बोल सकते हो यहाँ पे दो टाइप का मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम होता है और दूसरा होता है बच्चा डेंसर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम होता है। तो रेयर मीडियम में स्पीड क्या होता है आपको बताओ? ज्यादा होता है। स्पीड क्या होता है बताओ? ज्यादा होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पता है? स्मॉल होता है, कम होता है, ठीक है। और जहां पे डेंसर मीडियम होता है तो डेंसर मीडियम में स्पीड आपका क्या होता है पता है? स्लो होता है। स्पीड क्या हो जाता है? स्लो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है बताओ? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। क्लियर है बात? तो ये बोल सकते हो। अब मेरे को एक और बात पता है, क्या? स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ये बच्चा होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। और हमको पता है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है बताओ? सोर्स पे डिपेंड करता है। तो सोर्स ऑफ लाइट हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो लाइट किसी भी मीडियम में जाए फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। मतलब मैं बोला एयर में लाइट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो वाटर में कितना होगा? तो आप बोलोगे 50 हर्ट्ज। मैं ग्लास में पूछा ग्लास में लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो वहां बोलोगे आप 50 हर्ट्ज। किसी भी मीडियम में मैं पूछा फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 50 हर्ट्ज। मतलब बोलने का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी मीडियम में जाए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता। बट यहाँ पे चेंज हो सकता है, वो है कौन बताओ? वेवलेंथ। कौन चेंज हो सकता है? वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बोल सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो पता है? जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के, अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो यहाँ बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। किसके होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किस बात पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ बताता है अपने को कलर ऑफ लाइट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बताओ? कलर ऑफ लाइट के बारे में। अलग अलग लाइट के कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। हमको पता है क्या बनता है बताओ? एक विबग्योर बनता है कि नहीं बनता है? लाइट जब किसी प्रिज्म से पास करता है ना, तो वो क्या जो हो जाता है अपने करस्पॉन्डिंग कलर्स में टूट जाते हैं, जिसको मैं बोलूंगा विबग्योर। जिसमें यदि मैं वेवलेंथ का बात करता हूं तो वेवलेंथ का बात करता हूं तो वेवलेंथ क्या होता है बताओ? वायलेट से रेड तक आएंगे तो इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? सबसे कम वेवलेंथ होता है, सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और इसका सबसे क्या होगा? कम होगा। समझ रहे हो बात को? अब देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या बोला बताओ? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का। इसका मतलब यहाँ पे जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ सबसे कम किसका है? वायलेट का। तो वायलेट कलर का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका बताओ? रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताओ? कम होगा। क्या होगा? कम। तो इतना समझ में आया? मतलब वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ? वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेड कलर। और वायलेट से रेड आएंगे इस डायरेक्शन में आएंगे, तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा बताओ बच्चे? इस डायरेक्शन में आएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा बताओ? इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बताओ? डिक्रीज करेगा। इतना क्लियर होगा? छोटा छोटा पॉइंट है, इतना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बच्चों के पास नहीं रहता, इसलिए वो नहीं बना पाते। बहुत सारा क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल तो नहीं बना पाते, ये पता होना चाहिए। अब देखो, एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है तो देखो, लाइट मान के चलो ये मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। अब लाइट यहां से यहां आ गया तो मान चलो लाइट इधर बेंड कर गया या उधर बेंड कर गया, तुम्हारा मर्जी,
ठीक है, तो मान चलो लाइट इस मीडियम में आया तो इसका स्पीड कितना है v1, और इस मीडियम में गया तो इसका स्पीड कितना है बताओ v2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस मीडियम का μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मान लो μ2। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बच्चा क्या, म्यू, लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2, तब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का रेशियो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको क्या बोलोगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, मतलब जिस मीडियम से आ रहा है वहां स्पीड और जिस मीडियम में जा रहा है वहां का स्पीड का रेशियो क्या कहलाएगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इसको बोलते क्या है पता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको क्या बोलेंगे अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको बोलेंगे मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मीडियम 2 का किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में है ये। ठीक है सर, ओके सर। अब देखो बच्चा एक और बात होता है, क्या बात होता है कि मेरे को पता है क्या स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहां मान चलो मैं लिखूंगा v1 by v2 है तो इसको λ1 by λ2 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा बात, सिंस मेरे को पता है μ1 का निकालूं क्या होगा बताओ, एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, c/v1, अभी बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में होता है तो c/v, तो मीडियम 1 का क्या होगा यहाँ पे v1। वैसे ही मान चलो एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का निकालूं तो मीडियम 2 का निकालूं तो c/v2 होगा, और इन दोनों को मान के चलो मैं डिवाइड करता हूं तो μ1 by μ2 निकालूंगा तो बच्चा कितना है बताओ, c/v1 अपॉन c/v2। तो c कटेगा, v2 ऊपर जाएगा, क्या होगा v2 by v1। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, μ2 by μ1 इक्वल टू क्या होगा बताओ, v1 by v2। देखो μ1 ऊपर है μ2 नीचे है, यहाँ v2 ऊपर है v1 नीचे। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो μ2 ऊपर μ1 नीचे, तो यहाँ पे v2 नीचे आ जाएगा v1 ऊपर। तो देखो v1 by v2 वैल्यू कितना है, μ2 by μ1, तो इसी को मैं μ2 by μ1 भी बोल सकता। तो आपका कहानी हो जाएगा इतना कुछ, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आया होगा, चलिए मिटा देता हूं इसको। अब देखिए मेरे को बताना है, मान चलो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, किसका बताओ, ये क्या है बताओ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चा 1, लगभग 1.008 होता है, लेकिन इसको ऑलमोस्ट अपन कितना मानते हैं 1, जो कि वैक्यूम के बराबर होता है। एयर बोलो या वैक्यूम बोलो। दूसरा पॉइंट याद रखो किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं यहाँ पे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो कितना आता है पता है बच्चे, ये आता है आपका 4/3, जिसको मैं 1.333 बोल सकता हूं, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 4/3 ज्यादा काम का होता है। वैसे आप देखेंगे ग्लास का, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये आता है लगभग 3/2, लगभग ना, जिसको मैं लिख सकता हूं 1.51 होता है, लेकिन 1.5 लिख रहा हूं मैं। वैसे आपका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो होता है बच्चों डायमंड का। किसका होता है, डायमंड का। तो μd लिख रहा हूं, ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, ये होता है बच्चे 2.42 या 2.24। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे को हमेशा से, लेकिन ज्यादा है तो मैं ज्यादा वाला ले लेता हूं, ठीक है। तो इसको मान के चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड कितना होता है, 2.42 होता है, सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मतलब सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस्ड मीडियम कौन है, तो डायमंड है। इसीलिए डायमंड आपका TIR बहुत करता है, आगे चल के पढ़ेंगे तो TIR करने के नाम से बहुत डायमंड स्पार्कल करता है, बड़ा चमकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन उसमें होता है इस कारण। ओके, अब देखो बच्चों यहां पे एक बात आता है क्या, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, तो रिफ्रैक्शन कारण क्या है बच्चे पता है। देखो मान चलो ये एयर है और ये भी एयर है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है c, तो इस मीडियम में जाएगा, एयर में वापस चले जाएगा, तो यहां भी इसका स्पीड क्या रहेगा c। तो देखो इसका कोई डेविएशन हुआ क्या, नहीं, लाइट सीधा चले गया ऐसा। अब मान के चलो ये क्या है बच्चा, एयर है, ये क्या है बताओ, एयर है, और ये मान के चलो तुम्हारा वाटर है। अब जानते हो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और वाटर कितना 1.33, तो ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया, इसका डेंसिटी ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो लाइट क्या होगा,
यहाँ पे फास्ट चलेगा, और इस मीडियम में आते ही लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, स्लो। इस मीडियम में स्लो होगा तो लाइट क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। किधर बेंड करता है, नॉर्मल की तरफ। तो बेंड हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्पीड बदल गया। क्या हो गया, स्पीड बदल गया। वैसे ही मान के चलो यहाँ पे आपका ग्लास है और यहाँ पे मान चलो एयर है। अब लाइट ग्लास से आया तो ग्लास में स्पीड कम होता है। अब एक ही बार इंसिडेंट हुआ, अब एयर में आया तो स्पीड एक ही बार बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ेगा तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी भटका कि नहीं भटका, तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे कोई कुछ रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो जब सेम मीडियम है तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, बट मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन मीडियम के चेंज होने के कारण क्या हुआ बताओ, मीडियम के चेंज होने के कारण क्या हुआ बताओ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट जहां जहां चेंज होता है वहां वहां रिफ्रैक्शन होता है। मतलब कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बताओ, तो कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो यहां बोल सकते हो बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट है ना डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, ये बोल सकते हो मीडियम। तो और भी बोल सकते हो क्या बताओ, ड्यू टू बोल सकते हो बताओ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब स्पीड क्यों चेंज होता है, लाइट का स्पीड क्यों चेंज होता है, तो वो चेंज होता है आपका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसके कारण। क्लियर बात, ये सब बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं आगे, वो है क्या, तो वह है बच्चे, सबसे पहले देखते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो लाइट का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखते हैं। तो क्या होता है देखो, यह मान के चलो एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, ठीक है, एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम। तो इसको मान लेते हैं मीडियम फर्स्ट है, और ये क्या है बताओ आपका मीडियम सेकेंड है। अब लाइट मान चलो इस मीडियम से ऐसे आया, अब इस पॉइंट में इंसिडेंट हुए थे, हम मैं बना दिया क्या बताओ, नॉर्मल। क्या बना दिया, नॉर्मल। अब लाइट रे यहां से मान कर चलो, यहां से क्या हुआ गया, इधर इधर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, मैं रिफ्लेक्ट कैसे भी कर सकता हूं, इधर भी उधर कर दिया, और यहां पे एक मिरर को अरेंज कर दिया, ऐसा एक मिरर को अरेंज कर दिया। अब ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ कितना में बताओ, 90 डिग्री में। कितना बताओ, 90 डिग्री पे। ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब 90 डिग्री में है तो लाइट यहीं से वापस रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होगा तो लाइट वापस इसी पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो यहाँ मान चलो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना था, आई, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था, आर। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2। ठीक है, ओके। अब देखो लाइट क्या हुआ बताओ, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते में वापस लौट गया, तो इसी प्रिंसिपल बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो क्या बोलूंगा पता है, इफ पाथ ऑफ लाइट रे, ठीक है, लाइट रे आफ्टर going through several number of reflection and refraction, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, reversed, then it retraces its path in opposite direction। तो क्या बोला बताओ, जब फाइनल पाथ जो लाइट का है, जब लाइट यहां से आया तो यहां पे आने के बाद क्या हुआ बताओ, रिफ्रैक्ट, फिर यहां पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो दो बार रिफ्रैक्शन एक बार रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसलिए मैं बोला जब लाइट रे तुम्हारा सेवरल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिवर्स हो जाता है उसका फाइनल पाथ, तब लाइट अपना ओरिजिनल जो पाथ होता है उसको रिट्रेस कर लेता है। किसमें बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में। ओरिजिनल पाथ ये था, अब उसको रिट्रेस कर लिया, उसी पाथ से वापस लौट जाता है।
अब ये बात को प्रूफ करने के लिए आ जाता है, मान चलो 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है या 4 नंबर बनता है, ठीक है। तो आप ये प्रिंसिपल को लिख देना, लिखने के बाद डायग्राम लिख लेना। उसका सबसे पहले लिखना क्या पता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकेंड, तो बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है मेरे को बताओ, ये बोलता है लाइट ट्रेवल कर रहा है कहां से कहां बताओ, मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2। तो क्या होता है बताओ, रुको, ये बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट यहां से यहां जा रहे थे, इंसिडेंट ये है, और यहां से यहां जा रहे थे, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। तो लाइट कहां से 1 से 2 गया है, गया है, बिल्कुल गया है। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहां पे क्या, व्हेन लाइट ट्रेवल कर रहा है कहां से कहां बताओ, फ्रॉम मीडियम सेकेंड टू मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड टू मीडियम फर्स्ट। तो मीडियम सेकेंड से मीडियम फर्स्ट में डाल रहे हैं, देखो टकराने के बाद वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो वापस जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो साइन आर हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो साइन आई होगा। अब लाइट कहां से कहां जा रहा है बताओ, 2 से 1, तो 2 से 1, ये क्वेश्चन सेकंड ले लो, ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आई अपॉन साइन आर है पहला, और दूसरा क्या है, साइन आर अपॉन साइन आई है। वैसे इधर क्या है बताओ, पहला 1 म्यू 2 है, और ये क्या है बताओ 2 म्यू 1 है। ये दोनों कटा, ये दोनों कटा, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। कटने के बाद बचेगा यहाँ पे 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1। तो मान चलो मेरे को ये निकालना है, 2 म्यू 1 निकालना है, ये इसके अपॉन जाएगा तो 1 अपॉन 1 म्यू 2 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेवरल मीडियम, सेवरल मीडियम। इंक का जरूरत पड़ गया, 2 मिनट बच्चों, थोड़ा इंक डाल देते हैं। ओ, इंक गिर गया। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेवरल मीडियम। ठीक है, देखो बच्चे, ये मान लेते हैं एयर है, ये मान लेते हैं अपन क्या है बताओ, वाटर है, फिर मान लेते हैं ये क्या है आपका, ग्लास है, और लास्ट में मान लेते हैं ग्लास है, ग्लास के बाद वापस किस में आ गया बताओ, एयर में। तो लाइट मान चलो एयर से आया ऐसा, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ क्या बनाऊंगा बताओ मैं, नॉर्मल। क्या बनाऊंगा, नॉर्मल। अब एयर से वाटर जाता है तो क्या हो जाएगा बताओ, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ऐसा बेंड होगा। फिर यहाँ फिर मैं क्या बनाऊंगा बताओ, नॉर्मल बनाऊंगा। नॉर्मल बनाने के बाद लाइट क्या, वाटर से ग्लास गया तो और बेंड होगा, तो इस तरीके से बेंड हो जाएगा। अब बेंड होने के बाद वापस यहाँ मैं क्या बनाऊंगा, नॉर्मल। और लाइट को नॉर्मल बनाया, फिर वापस ग्लास से एयर, तो ग्लास से एयर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट था, यहाँ पे R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्या बताओ, R। 2 मिनट ना। अब देखो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये R1 है, तो ये भी क्या होगा, R1, 100% R1 होगा बच्चे। और ये मान लेते हैं दूसरा मीडियम गया तो कितना हो गया, R2। तो अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये R2 है, तो ये भी क्या होगा बताओ, R2। क्या होगा, R2। अब एक बात याद रखिएगा, एयर से वापस किसमें किया, एयर, जितना एंगल से एयर में एंट्री किया था उतना ही एंगल से ये यहां से इमर्ज करेगा। क्या करेगा, इमर्ज। तो ये क्या है बताओ, इमर्जेंट रे है, और ये क्या है बताओ, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, जिसको मानोगे चाहोगे तो 1 ले सकते हो। वाटर का म्यू W, ग्लास का म्यू G, और एयर का वापस म्यू A, जिसको 1 ले सकते हो आप। ठीक है, ऐसा गया है।
तो देखो सबसे पहले व्हेन लाइट ट्रेवल, कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है बताओ? फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास जा रहा है मान के चलो, सॉरी एयर से वाटर जा रहा है, कहां जा रहा है? एयर से वाटर। तो स्नेल्स लॉ लगाओ, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा इक्वल होगा क्या बताओ? ये होगा म्यू, एयर से कहां गया है बताओ? वाटर। ठीक है, ओके, इसको ले लो इक्वेशन नंबर पहला। फिर व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, कहां से कहां ट्रेवल करेगा बताओ? अब वाटर से ग्लास जाएगा, वाटर टू ग्लास, तो वाटर से ग्लास जाएगा, तब यहां फिर से लगेगा स्नेल्स लॉ। तो वाटर पे एंगल ऑफ इंसिडेंट R1 है तो साइन R1, और ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है तो साइन R2, ये इक्वल हो जाएगा किसके बताओ? म्यू, कहां से कहां आ रहा है? वाटर से ग्लास, तो वाटर नीचे ग्लास, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? सेकंड। फिर लास्ट क्या करेगा बताओ? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, कहां से कहां करेगा बताओ? ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर। अब मान चलो ये ग्लास से एयर जा रहा है, तो ग्लास से एयर जा रहा है तो ग्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? R2, तो साइन R2 अपॉन यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? E, और E इक्वल होता है किसके पता है? यहाँ पे I के, तो यहाँ पे I है तो इसको भी मैं ले लेता हूँ I, तो क्या हो जाएगा? साइन I इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? म्यू, कहां से कहां रहा है? ग्लास से एयर, तो यहाँ ग्लास, यहाँ पे एयर, इक्वेशन नंबर 3। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड से थर्ड से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट क्या है? साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2, ये है, फिर इंटू साइन R2 अपॉन साइन I, यहाँ पे ऐसा दिया है, इक्वल टू वो है A म्यू W, इसका मल्टीप्लाई होगा W म्यू G से, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा G म्यू A से। अब यहाँ पे साइन I कटा, साइन R1 कटा, साइन R2 कटा, 1 आया, तो इन सब का मल्टीप्लाई कितना है बताओ? 1, तो A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ क्या, कितना बताओ? कितना? 1, कितना लिख सकता हूँ? 1, ठीक है, ओके। इसी को मॉडिफाई कर सकता हूँ, A म्यू W है इंटू W म्यू G है, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना आएगा? 1 अपॉन G म्यू A। और अभी एक बात बताया था, एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में 2 म्यू 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 म्यू 2 लिख सकता हूँ। तो वैसे ही मान चलो यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पे मान कर चलो G म्यू A है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बताओ? A म्यू G, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बताओ? तो A म्यू W इंटू W म्यू G इक्वल टू क्या हो जाएगा? पलटी मार के ये हो जाएगा A म्यू G। तो यहाँ सबक सीखिए क्या बताओ? A म्यू W म्यू G, A से W में खत्म हुआ, फिर W शुरू होकर G में खत्म हुआ, तो W एक दूसरे खत्म करेगा, A से G आ जाएगा, तो A से G आया कि नहीं आया? इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। चले इसको मिटा देता हूं, ओके। फिर बात करता हूं बच्चों मैं आप लोग से, क्या ये है टॉपिक आपका रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के बारे में, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में बात करता हूं, ठीक है, ओके। तो देखो, तो यहां पे मान लेते हैं एक ऐसा एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, इसके अंदर क्या है बताओ? ऐसा वाटर है, मान के चलिए वाटर ही है और क्या, ओके। मान के चलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक सिक्का तेरे बना देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा मान चलो परपेंडिकुलर, तो जब भी लाइट से परपेंडिकुलर लाइन निकलता है सरफेस के तो वो सीधा चले जाता है, डिवेट नहीं होता ना रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा मान के चलो ये लाइट रे से ऐसा तिरछा लाइट निकल रहा है, ऐसा ऐसा, तब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो वहां पे क्या बनाऊं बताओ? मैं नॉर्मल, क्या बनाऊं बताओ? नॉर्मल। और लाइट क्या है बताओ? ये मान चलो लिक्विड है, वाटर है, अब वाटर से एयर जाएगा तो क्या होगा बताओ? डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से अवे चले जाता है, तो नॉर्मल से ऐसा अवे चले जाएगा। अब देखिए यहां पे ये लाइट रे को आप देखोगे यहां से तो ऐसा लगेगा लाइट रे कहां से आ रहा है? ये पीछे से, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये पीछे से। इसका मतलब आप इस सिक्का को वहां से देखोगे इसमें, तो ये सिक्का आपको इतना उठा हुआ दिखेगा, मतलब ये सिक्का एक्चुअल में यहाँ पे है, एक्चुअल में ये सिक्का यहाँ पे है,
बट आपको दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। तो देखो यहां से यहां जो है, यहां से यहां जो है आपको दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, इसको बोलूंगा एपरेंट डेप्थ। क्या बोलूंगा, एपरेंट डेप्थ बोलूंगा। क्लियर बात। और सिक्का एक्चुअल हाइट इतना है तो इसको मैं बोलूंगा यहां से यहां तक, मतलब देखा जाए इसका पूरा पूरा सिक्का का एक्चुअल डेप्थ ये है, तो इसको मैं बोलूंगा रियल डेप्थ। क्या बोलूंगा, रियल डेप्थ। क्लियर बात। ओके, तो ये जो रियल डेप्थ होता है मैं इसको मान लेता हूं h और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं, ठीक है। ओके, चलिए मानते हैं इसको मान लेते हैं a, ये वाला पॉइंट मान लेता हूं b, ये वाला पॉइंट मान लेता हूं c, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं d। ओके, इतना मान लिया। अब यहां पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लीजिए है, और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लीजिए इसको, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल है और ये लाइट परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ, अल्टरनेट एंगल। तो ये आई है तो ये भी आई होगा, ये आई है तो ये भी आई, सेम टू सेम। देखिए ये पॉइंट को देखिए ऐसे और ये पॉइंट को देखिए, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो आर है तो ये भी आर। अब देखिए ये और ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ, आर। क्या हो जाएगा, आर। तो देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बताओ, ए सी डी, ए सी डी। ए सी डी में क्या लगा दो, साइन आई। क्या लगा दो, साइन आई। यहाँ पे साइन आई लगाओगे तो कितना आएगा बताओ, साइन आई इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस ये है, तो हाइपोटेनस क्या है, एडी। ओके ठीक है। एंड इन ट्राइंगल लगा दो, कौन सा ट्राइंगल, बी सी डी। किसमें लगाओ, बी सी डी में। तो बी सी डी में साइन आर निकालो। क्या निकालो, साइन आर। तो साइन आर निकालो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, सी डी, और हाइपोटेनस क्या है बताओ, बी डी। हाइपोटेनस क्या है, बी डी। अब बच्चों यहां पे यूज कर दो स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, यदि यहां पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, यहां पे लाइट यहां से गया तो देखो यहां से गया तो यहां पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहीं पे लगा रहा हूं स्नेल्स लॉ। तो क्या हो गया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू म्यू। कहां से कहां गया बताओ, वाटर से यहां गया, तो वाटर से कहां गया बताओ, एयर में। वाटर से, ये वाटर है, वाटर से कहां गया, एयर में। अब देखो साइन आई का वैल्यू मेरे को पता है कितना है बताओ, तो साइन आई का वैल्यू है ये, क्या है बताओ, सी डी अपॉन ए डी। और यहां पे साइन आर का वैल्यू कितना है बताओ, सी डी अपॉन बी डी। सी डी अपॉन क्या है बताओ, बी डी इक्वल्स टू, इसको मैं पलट के लिखूं क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 अपॉन में आ जाएगा म्यू, ऊपर ए नीचे डब्ल्यू। अभी बताया था ना 2 म्यू 1 है तो 1 अपॉन क्या हो जाता है ये बताओ, 1 म्यू 2। तो वैसे ही डब्ल्यू म्यू ए है तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ओके, अब सीडी सीडी कटेगा तो पलटी मारेगा, बीडी ऊपर चल देगा और एडी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एयर के रिस्पेक्ट में कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, म्यू। ओके, अब सिंस सी और डी बहुत क्लोज होता है, सी एंड डी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक्चुअल में जाकर देखो बच्चों तो क्या मिलेगा, ये सी और डी बहुत करीब पॉइंट है, बहुत करीब। इसका मतलब डी पॉइंट को सी बोल सकते हो आप, डी पॉइंट को क्या बोल सकते हो, सी। यहाँ पे जो बीडी है उसको नियरली इक्वल टू बीसी बोल सकते हो, एंड जो एडी है उसको नियरली इक्वल टू एसी बोल सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा नाउ, क्या ये बीडी को आप बोल सकते हो क्या बताओ, बीसी, और एडी को बोल सकते हो एसी, इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन म्यू है। अब ध्यान से देखो बीसी है कौन, तो बीसी ये है, बीसी ये है। बीसी को मैं बोलूंगा क्या बताओ, एपरेंट डेप्थ। बीसी क्या है बताओ, ये है एपरेंट डेप्थ है। अब एसी क्या है बताओ, तो एसी ए से लेके सी पूरा पूरा क्या है बताओ, रियल डेप्थ है। क्या बताओ, रियल डेप्थ है, इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो रियल डेप्थ को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन हो जाएगा म्यू। मतलब कि बच्चे ये एपरेंट डेप्थ जो है वो क्या होता है बताओ, रियल डेप्थ एच अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू। ये एपरेंट डेप्थ है। यदि मैं इसको डी मान लूं तो डी इक्वल टू हो जाएगा क्या बताओ, एच अपॉन म्यू। और यहां से यहां क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट। क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या बोलूंगा, एपरेंट डिस्प्लेसमेंट, एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगा क्या बताओ, एपरेंट डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां, तो रियल डेप्थ में एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितना है बताओ, तो रियल डेप्थ कितना है बताओ, तो रियल डेप्थ आपका h है, और एपरेंट डेप्थ कितना है, तो एपरेंट डेप्थ है रियल डेप्थ अपॉन म्यू, h अपॉन म्यू। तो h कॉमन निकाल लो, तो h 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये हो जाएगा एपरेंट डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, एपरेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके बच्चों, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। यदि पढ़ते हैं अपन रे ऑप्टिक्स तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे हम। बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, कुछ कुछ मैं काट काट के बता दे रहा हूँ, नहीं तो और डिटेल देखते तो और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता। ठीक है, मैं इसको मिटाऊं। अब बच्चों बात करते हैं यहां पे अपन क्या, मैं डायरेक्ट बात करता हूं अब क्रिटिकल एंगल के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, अब देखो बच्चे, ये मान के चलो मेरे पास एक डेंसर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम जहां पे लाइट स्लो चलता है, और ये एक मान के चलो क्या है, रेरर मीडियम। क्या है, रेरर मीडियम जहां पे लाइट फास्ट चलता है। अब क्या देखा गया है पता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जाता है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जाता है, तो नॉर्मल से दूर चले जाता है। क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर। अब ये जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब मान चलो इसी लाइट को थोड़ा दूर भेजोगे, अब थोड़ा दूर भेजोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल से दूर गया, वो क्या आ जाता है, बाउंड्री में आ जाता है। किसमें आता है, बाउंड्री में। तो देखो ऐसे गया, ऐसे मुड़ा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाए तो और मुड़ गया, इधर आ गया, तो इतना मुड़ा था वो इतना मुड़ गया। तब ये एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया बताओ, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर सकते हो, जब लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करता है तो एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। इसी सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं बोलता हूं क्रिटिकल एंगल। तो बोल सकते हो, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium, denser to rarer medium, ठीक है, at certain angle of incident, angle of incident, angle of refraction, angle of refraction, ठीक है, रुको रुको रुको, यहां पर लिखना है आपको, at certain angle of incident in denser medium, angle of refraction in rarer medium become 90 degree. Then that angle of incident is called angle of incident, या certain angle of incident is called, क्या कहलाता है बच्चा, ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, एकदम सरल है। क्रिटिकल एंगल क्या है, जब लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में गया, डेंसर से रेरर मीडियम में गया, डेंसर मीडियम में एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम एट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, इन डेंसर मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेरर मीडियम बिकम 90 डिग्री, then that angle of incident is called critical angle कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। अब यहीं पे आता है बच्चा, क्या आता है तुम्हारा, यहां पे आता है आपका रिलेशन। क्या आता है, रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पे इसी डायग्राम को देखो, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं म्यू और रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1। तो लेट कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है, इसको मैं सपोज कर लेता हूं म्यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम, इसको मैं सपोज कर लेता हूं कितना है, 1, ठीक है, ओके। तो बाय स्नेल्स लॉ
बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे यहाँ पे, तो क्या होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है बताओ, म्यू। कहां से कहां आ रहा है बताओ, ये आ रहा है कहां से कहां बताओ, डेंसर से रेरर मीडियम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई बिल्कुल। अब देखो, अब यहां पे मेरे को पता होना चाहिए एट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल होता है देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है आपका 90 डिग्री। यहां मैं इसको लिखूंगा साइन आई सी, तो नीचे क्या हो जाएगा साइन 90। अब मेरे को पता है डी म्यू आर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं म्यू आर अपॉन म्यू डी। ऐसा बताया था ना, 1 म्यू 2 होता है, क्या लिखता हूं इसको म्यू 2 बाई म्यू 1। तो वैसे डी से आर गया है तो म्यू डी अपॉन म्यू आर। ठीक है, तो मान चलो ये कहां से गया है डी से आर, तो म्यू आर अपॉन म्यू डी हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी, उसी के यहां लिखूं। अब बताया था रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बताओ 1। ठीक है, तो साइन आईसी है ये, और साइन 91 होता है, और म्यू आर भी कितना दिया है यहाँ पे 1, और म्यू डी कितना है, डेंसर मीडियम कितना है बताओ, म्यू होता है। तो यहाँ बोल सकते हो साइन आईसी इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन म्यू, या उल्टा बोल सकते हो आगे यहाँ पे आके म्यू को इधर ले जाओ, इसको इधर, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन आईसी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्लास 10th में पढ़े हो, तो कोसेक आईसी भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बता सकते हो। अब एक चीज पूछ सकता है इसमें, और क्या पता है कि जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स, क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। तो क्रिटिकल एंगल किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले बता सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सबसे पहले क्या हो सकता है बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो कितना ऑप्टिकल डेंस्ड है। दूसरा आप बोल सकते हो किस पे डिपेंड कर सकता है बताओ, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर घुसा रहता है कौन, वेवलेंथ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वेवलेंथ से क्या घुस गया बताओ, कलर ऑफ लाइट। तो या तो इसको लिख सकते हो वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट बोल सकते हो, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट बोल सकते हो। और तीसरा डिपेंड करता है किस बताए, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर भी आपका क्या कर सकता है, इस क्रिटिकल एंगल को बढ़ाया घटा सकता है। देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है पता है, टेम्परेचर के बढ़ने से ऑप्टिकल डेंसिटी घटता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी घटेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। समझ रहे हो बात को। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और ये घटेगा तो आईसी क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। आईसी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से आईसी क्या होता है, बढ़ता है। वैसे वेवलेंथ देखा जाए तो एक बात बताओ, म्यू आर किसका ज्यादा होता है, रेड कलर का ज्यादा होता है, सॉरी मेरे को पता है म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का, और लैम्डा आर का रेड कलर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वायलेट। तो सीधी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे म्यू वायलेट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड कलर का। अब जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम। तो क्रिटिकल एंगल जो होता है वायलेट कलर का कम होता है एज कंपेयर टू रेड कलर। इतना याद रख सकते हो। ओके ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा देता। अरे यार इसी को मैं बोल सकता हूं, एक और आता है बताओ TIR। TIR को मैं बोलता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है बच्चों, एक फिनोमेना है जिस फिनोमेना में क्या होता है, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करता है, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करता है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यहाँ के बाद और आगे बढ़ा दोगे, यहाँ के बाद और आगे बढ़ाओगे तो देखो आई में गया तो इतना बेंड हुआ, आईसी में गया तो 90 डिग्री में चले गया। अब आईसी से ज्यादा करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट को, तो यहाँ पे लाइट यहाँ से बाहर ना जाके इसी मीडियम वापस कर जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो रिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ पे TIR हो जाता है। यहाँ पे जो होता है उसको मैं बोलूंगा क्या बताओ, TIR। क्या होता है बताओ, TIR। तो बोल सकते हो क्या बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है द फिनोमेना ऑफ क्या फिनोमेना है बताओ, द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक, सॉरी मैं ऐसे डिफाइन नहीं करूंगा, इसको दूसरे तरीके से करूँ। देखो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जब लाइट रे आपका ट्रेवल करता है डेंसर से रेयर मीडियम, कब, जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तब लाइट रे
है ना, दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, इसको मैं बोलता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, it an angle of incident greater than critical angle of light ray reflected back into the same medium, that phenomena is known as total internal reflection। सर समझ नहीं आया, एक बार लिख देता हूं फिर समझ में आ जाएगा बच्चे, इसी को लिखना। मैं जो स्टोरी बोला हूं क्या बताओ, when light travel from denser to rarer medium, denser to rarer medium, ठीक है। when angle of incident become greater than critical angle, then light ray reflected back into the same medium, ठीक है। this phenomenon of light is known as TIR। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट ट्रेवल करता है डेंसर से रेयर मीडियम में और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तब लाइट रे उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम्स greater than critical angle, then light ray reflected back into the same medium, this phenomena of light is known as total internal reflection। हाँ, थोड़ा अंग्रेजी कमजोर हो गया है बच्चों, मैं जान रहा हूँ, बट आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखता है कंडीशन फॉर TIR, क्या लिखता है, कंडीशन फॉर TIR। तो सबसे पहला कंडीशन होता है बच्चों क्या, लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। लाइट should travel from denser to rarer medium, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। अब एक बार वीडियो चेक करता हूं, बंद थोड़ा हो गया, हाँ नहीं हुआ, हाँ ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ TIR। तो एप्लीकेशन में आपका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है, मिराज का देखना होता है, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल फाइबर है, आपका टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। तो यहाँ पे दो मेन आपका एप्लीकेशन है जिसको आपको पता होना चाहिए, वो है सबसे पहला क्या, वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर, और दूसरा है वो है आपका क्या, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये दो को आपको ज्यादा याद रखना चाहिए, बाकी स्पार्कलिंग ऑफ क्या डायमंड वो तो आपका 10वीं क्लास में पढ़ लेते हैं अपन, मिराज के बारे में भी 10वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। तो इस क्लास में ऑप्टिकल फाइबर और टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में पढ़ना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या बताओ, एप्लीकेशन ऑफ TIR में सबसे पहला पढ़ेंगे वो है क्या, ऑप्टिकल फाइबर, और दूसरा अपन पढ़ेंगे बच्चों टोटल रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टिंग है यार प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ओके ओके। तो यहां मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं किसके बारे में बताओ, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। किसके बारे में, ऑप्टिकल फाइबर, ओके ओके ओके। तो शुरू करते हैं क्या, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस है बच्चों जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जिसका यूज हम लाइट को स्ट्रेट या जिगजैग पाथ में ट्रैवल कराने के लिए करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यूज से इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिल्कुल सेम रहता है, जितना इंसिडेंट होता है उतना ही उसका बाहर जब होता है उतना ही रहता है। मतलब कितना, क्या बोलूं पता है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट एंट्री किया, इसका इंटेंसिटी कुछ है, तो मान चलो 100 इंटेंसिटी है, तो यहां से जब निकलेगा
तो इसका इंटेंसिटी 100 रहेगा, इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होगा। क्लियर बात? तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिवाइस है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसका यूज हम लाइट रे को स्ट्रेट या जिगजैग पाथ में ट्रैवल कराने के लिए करते हैं, और यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बताओ? इट इज अ डिवाइस, है ना, वर्क्स ऑन दी फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या प्रिंसिपल बोल सकते हो, फिनोमिनन of total internal reflection, and which is used to क्या बोलता हूं, ट्रैवल लाइट इन अ स्ट्रेट और zigzag path without any loss of intensity। तो बिना इंटेंसिटी में लॉस किए, है ना, लाइट रे को स्ट्रेट या जिगजैग पाथ में ट्रैवल कराने के लिए अपना इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का। देखोगे तो ऑप्टिकल फाइबर में एक इस टाइप से रहता है सेंटर, जिसको मैं बोलता हूं क्या, बताओ? कोर। क्या बोलता हूं? कोर। और एक होता है इसका बाहरी पार्ट, जिसको ऐसा करके मैं ले आता हूं, जिसको मैं बोलता हूं बच्चे, क्या बोलता हूं? क्लैडिंग। क्या बोलता हूं? क्लैडिंग। और इसके बाहर में जो लगेगा रहता है उसको मैं बोलता हूं, पता है, एक इसका प्रोटेक्टिव सरफेस होता है जो इसको खराब होने से बचाता है, इसको टूटने फूटने से बचाता है। ठीक है? तो अंदर वाले पार्ट को मैं बोलता हूं क्या, बताओ? कोर। अंदर वाला पार्ट क्या है, बताओ? कोर। और ये बाहर वाला पार्ट को मैं बोलता हूं क्लैडिंग। क्या बोलता हूं? क्लैडिंग। तो कोर जो होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब ये डेंसर है। ये क्या है, बताओ? अंदर वाला क्या है? डेंसर। और बाहर वाला क्या है, बताओ? रेयर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ये तुम्हारा फाइन ग्लास से बना रहता है। ठीक है, एकदम। और ये आपका प्लास्टिक बोल सकते हो, या इसको भी बोल सकते हो ग्लास होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, बताओ? कम होता है इसके कंपेयर में। क्लियर है बात? ओके। और एक बाहर में कोटिंग होता है, बफर कोटिंग बोलते हैं इसको, या क्या बोलना चाहिए, प्रोटेक्टिव सरफेस बोल सकते हो, जो इसको क्या करता है, खराब होने से बचाता है। बाहर में होता है प्रोटेक्टिव सरफेस होता है। ठीक है, ओके। अब इसी डायग्राम को मैं एक और तरीके से बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? तो इसको ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं अपन। ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसका एक पतला सा ऐसा लेके यहां से लेयर लेके ले लेते हैं, जो क्लैडिंग को भी दिखा है इसका। ठीक है, नीचे से भी ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, कोर और क्लैडिंग। अब लाइट रे को बच्चों यहां से क्या करते हैं अपन, स्मॉल एंगल पे एंट्री कराते हैं। अब एंट्री कराते हैं, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके हम जाता है। अब यहाँ क्या बोलता है, नॉर्मल खिंचाता है। तो नॉर्मल खिंचाएगा तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, जिससे यहाँ पे ये TIR करता है और ऐसा मुड़ता है। फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, फिर यहाँ TIR करता है, फिर TIR करता है। ऐसा TIR करते 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 लाइट यहाँ से क्या करता है, ट्रेवल करता है, जो कि जिगजैग पाथ में है कि नहीं, बताओ? तो यहां से जाएगा और फिर यहां से क्या हो जाएगा, बताओ? इमर्ज हो जाएगा, इमर्ज आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, बताओ? इंसिडेंट हो रहा है। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी इसका होगा, इंटेंसिटी जो होगा यहाँ पे सेम इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होगा, सेम इंटेंसिटी रहेगा, इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होगा। तो बोल सकते हो क्या, इसका वर्किंग बोल सकते हो, इसका वर्किंग बोल सकते हो, व्हेन वर्किंग ले देता हूं, वर्किंग क्या ले सकते हो, क्या है ना, लाइट एंटर थ्रू वन एंड ऑफ फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर लिख देना, एट स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल। देन तुम बोल सकते हो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ फाइबर। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से, देन तुम बोल सकते हो लाइट, हाँ, ट्रैवल विथ
repeated TIR, with repeated TIR, total internal reflection, and emerges out from other end without any loss of intensity, लॉस ऑफ इंटेंसिटी। इसी को आपको लिखना है, क्या बताओ। लाइट सबसे पहले यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा है, जिससे यहाँ पे कई बार सेवरल TIR हुआ, और TIR होते 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 हुए यहाँ पे ये ट्रेवल किया, और ट्रेवल करने के बाद यहाँ से इमर्ज आउट हुआ, ठीक है। और इमर्ज आउट हुआ तो इसका इंटेंसिटी क्या है बताओ, पहले जैसा ही है, बिना किसी लॉस के ही गया है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल है ना, व्हेन लाइट एंटर थ्रू वन एंड ऑफ फाइबर at small angle, then angle of incident is greater than critical angle of fiber. अब light travel with repeated TIR and emerges out from other end without any loss of intensity, ठीक है। अब इसका यूजेस देखोगे तो बच्चे इसका यूजेस भी पूछ देता है एग्जाम में, तो यूजेस में आपको लिखना है सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं अपन किसमें बताओ, इसमें अपन बोल सकते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। और सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए अपन टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, टू ट्रांसमिट और रिसीव सिग्नल, है ना, इन टेलीकम्युनिकेशन में अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। मतलब टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, बोल सकते हो अपन इसको लाइट पाइप की तरह यूज करते हैं इन मेडिकल में, लाइट पाइप इन मेडिकल में यूज करते हैं, है ना। क्या बोल सकते हो बताओ, टू एग्जामिन किसको एग्जाम करने के लिए बताओ, स्टमक, लंग्स, ये सब बोल सकते हो, etc, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यूज काफी है, ओके। तो मैं अब थोड़ा इंक इसको पिला देता हूं, फिर आगे बढ़ता बड़ा बोरियत है सर आज का लेक्चर। अब कैसे करोगे बच्चों, बहुत सारा टॉपिक पढ़ाना है, ये सब टॉपिक को छोटा छोटा करके मैं बहुत सारा वीडियो बनाया रहता ना आराम से, तो ज़्यादा मजा आया रहता। बट क्या करूँ, एक साथ बनाना पड़ गया, एग्जाम भी 4 दिन बाद है, तो जितना हो सके पढ़ लो। ज़्यादा बोरियत लग रहा है तो स्पीड से देखो इसको, लेक्चर को, नोट्स को बना लो। नोट्स मत बनाना, बस याद करना। यहाँ पे मैं खुद लिख के बता रहा हूँ, तो आप इसका यूज कर सकते हो याद करने में। जो टॉपिक में आपको पढ़ना है वो टॉपिक को डायरेक्ट देखें, पूरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उतना भी हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं खुद बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन है, उन सबको आपको खुद से पढ़ लेना है। जैसे क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ो, TIR के बारे में पढ़ो, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ो, और वहाँ पे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ो। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। अब देखो, उसको टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म होता है। क्या होता है? टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म। इसका बहुत कुछ नहीं बताऊंगा मैं, बस तो आपको समझाऊंगा किसके बारे में, कि टोटल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म काम कैसे करता है। तो सबसे पहले काम आता है टू डेविएट लाइट, है ना, थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री में डेविएट करने के लिए यूज होता है। तो कैसे? तो देखो, ऐसा कुछ प्रिज्म होगा, ठीक है आपका, ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म होता है, ये 45 और ये 90 होता है। अब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ थोड़ा नीचे रखता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसा निकलता है, निकलने के बाद यहाँ पे क्या बनता है बताओ, आपका नॉर्मल बनता है। अब यहाँ पे एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है, लगभग 42 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 90 डिग्री है, ये 90 है, 45 है, ये भी 45, अब ये पूरा 90 है तो ये भी 45, तो ये भी कितना आएगा 45, तो 45 42 से ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, तो लाइट बाहर ना होकर यहाँ पे TIR करेगा। क्या करेगा बताओ? TIR, और यहाँ से 90 डिग्री में हो तो सीधा बाहर आ जाएगा। अब मान चलो इसका दूसरा लाइट इसके पैर से आ रहा है ऐसे, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल बनेगा फिर ये 45 होगा, 45 होने के बाद फिर से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मान चलो ये A है, ये B है, तो A से लाइट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पहुंचा, अब B से ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पहुंचा, अब A से B, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट सीधा था, अब कितना हो गया बताओ, ऐसे। तो पहले इतना था, ऐसे था, अब फिर कैसे हो गया, ऐसे। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या कर दिया बताओ, इसको डेविएट कर दिया। दूसरा होता है टू डेविएट लाइट
इन टू डेविएट लाइट थ्रू 180 डिग्री, थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री में डेविएट करने के लिए। अब ये कैसे होगा? तो इसी प्रिज्म का हाइपोटेनस को सामने रख दो और यहाँ पे ले आओ इसको, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री वाला सरफेस, यहाँ पे आ गया, ये 90 है, ये हाइपोटेनस है। थोड़ा सा और ढंग से बनाता हूँ इसको मैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, याद रखना। अब लाइट को मैं यहाँ से ट्रेवल करूंगा, ये 45 है, याद रखना ये 45 है। अब मान चलो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा नीचे लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसा गया, अब लाइट ऐसा गया, यहाँ टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 45 डिग्री होगा, तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा, तो TIR करेगा यहाँ पे बाहर में जाके। फिर यहाँ पे आएगा, फिर नॉर्मल बनाऊंगा, और नॉर्मल बनाऊंगा तो यहाँ फिर से क्या करेगा बताओ? ये TIR और ऐसा निकल जाएगा। अब दूसरा लाइट इसके पैर से जाएगा, मान चलो ऐसा जाएगा, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल बनेगा और TIR फिर से यहाँ पे करेगा, और TIR करने के बाद फिर यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, यहाँ वापस TIR करेगा और ऐसा वापस निकल जाएगा। तो देखो ये A है, ये B है, तो A से यहाँ, तो ये A पहुंचा, और B से B ये B, तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ? A नीचे है, ये ऊपर है। देखो AB ऊपर था, अब BA नीचे है ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितना है बताओ? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इसको क्या कर दिया बताओ? डेविएट कर दिया। और तीसरा होता है आपका यहाँ पे टू इन्वर्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या करने के लिए बताओ? इन्वर्ट करने के लिए। इन्वर्ट मतलब उल्टा करने के लिए, बिना किसी डेविएशन के। मतलब यहाँ पे 180 डिग्री का डेविएशन है, यहाँ पे 90 डिग्री का डेविएशन है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे प्रिज्म को मैं कैसे लेता हूँ पता है? इसका हाइपोटेनस को यहाँ पे लेटा देते हैं और यहाँ से ऐसे ले जाते हैं, ये 90 डिग्री होता है। अब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है, अब एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, मान के चलो ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है A B। अब लाइट यहाँ से आया, तो यहाँ से क्या हो पता है? लाइट जानते हुए यहाँ पे नॉर्मल में बनाऊंगा तो ये मुड़ेगा, तो यहाँ पे आके मुड़ता है ऐसा। मुड़ने के बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगा नॉर्मल, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होता है, फिर क्या करता है बताओ? ये रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पे अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से कम रहता है, इस नाम से यहाँ से वापस ये इस तरीके से मुड़ जाता है। अब दूसरा लाइट मान के चलो यहाँ से निकला इसका, अब दूसरा लाइट यहाँ से निकला तो यहाँ से फिर मुड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा बताओ? रिफ्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से कम था। वैसी बात तो यहाँ से होगा नहीं, ये रेयर से डेंसर में कभी भी TIR नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया तो यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है, तो फिर यहाँ से क्या करता है? उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। फिर यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से कम होता है, जिससे इस तरीके से क्या हो जाएगा बताओ? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो B नीचे से आया ऊपर गया, और A ऊपर से आया और यहाँ से नीचे गया, तो यहाँ क्या हो गया बताओ? पलट गया। तो पहले ऑब्जेक्ट कैसा था? सीधा था, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या कर दिया बताओ? उल्टा कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? इन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से बच्चों, जैसे कि सबमरीन होता है। अब मान के चलो सबमरीन है, पानी के अंदर है भैया, ये सबमरीन, ठीक है। अब पानी के अंदर है, ऐसा करके इसमें से कुछ निकला है, ठीक है। अब सबमरीन के अंदर में आदमी है, अब ये आदमी को ये बाहर में क्या है उसको देखना है, तो देखना है तो यहाँ पे ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज किया जा सकता है। लाइट यहाँ से आएगा, फिर टकरा के इधर आएगा, तो 90 डिग्री में इसको डेविएट कर दिया, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा था बताओ? सीधा था, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा हो गया, ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा, और ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को देख लेगा वहां पे क्या है और कैसा है करके, ठीक है। तो इसका बड़ा यूज हो जाता है। तो बस इसको ऐसे ही जानना था, इसका पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं आएगा। चलिए इसको मैं फिर मिटा देता। अब इसके बाद इसमें बच जाता है आपका क्या, जो आगे है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा जाए तो स्फेरिकल सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, ऐसा होता है, मैं बता चुका हूं, इसका डेरिवेशन यूट्यूब में सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता चुका हूं, मेरे लेक्चर में लिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में मैं डाल चुका हूं ऑप्टिक्स के, आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस बता चुका हूं। 5 मार्क्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ठीक है। इधर मान चलो ऑब्जेक्ट रखा है, इधर मान के चलो इमेज बना है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। तब फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है माइनस में, ठीक है। तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r इक्वल्स टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चे, इसको याद रखना। ओके, अब फिर मैं बताया हूं इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला आप देखते हो तो क्या मिलता है बताओ, 1/f इक्वल टू मिलता है म्यू माइनस 1, या 1 से 2 डाल सकते हो यहाँ पे, ये होता है 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें सवाल बनता है बच्चे, किसमें, इसमें, कि लेंस मेकर फॉर्मूला में ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, इस लेंस को मैं डाल दे रहा हूं किसमें बताओ, वाटर में या किसी लिक्विड में, तब इसके फोकल लेंथ में क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये मान के चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये बाहर μ1 है। ओके, तो मान के चलिए यहाँ पे क्या था बताया, पहले एयर था, एयर था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1। ओके, और ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा लिख लो, म्यू इक्वल टू होता है क्या पता है, μ2 बाई μ1 माइनस 1, और इधर लिख दो 1/r1 माइनस 1/r2। अब मान चलो यहाँ पे 3 केस हो सकता है। सबसे पहला क्या पता है कि मैं लेंस को क्या कर दिया बताओ, इमर्ज कर दिया, इमर्ज इन अ लिक्विड, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बताओ, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताओ, 4/3, मतलब सीधा बात है वाटर के अंदर डाल दिए। किसके अंदर डाल दिए बताओ, वाटर के अंदर। तो इसके फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा और नेचर ऑफ लेंस क्या होगा। तो देखिए, यदि मैं लेंस को पानी के अंदर डाल दिया, इसी लेंस को पानी के अंदर डाल दिया, तो देखो पहले इतना था, तो पहले ये फॉर्मूला के हिसाब से कितना था बताओ, यहाँ पे ये μ2/1 आता, कितना था बताओ, μ2/1 माइनस 1, और ये हो जाता 1/r1 माइनस 1/r2। देखो ना, यहाँ μ1 का वैल्यू कितना है, तो μ1 का वैल्यू 1 है, तो 1 रख दो, ये ऐसा बन जाएगा। अब मान चलो इसको पानी के अंदर डाल दिया, अब पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा बताओ, बढ़त कितना हो जाएगा, 4/3 मतलब 1.33। तो एक बात बताओ, ये बढ़े कि नहीं बढ़ेगा बताओ, तो क्या हो जाएगा, μ2 बाई कितना होगा, 1.33 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इधर क्या है बताओ, फोकल लेंथ। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू 1 था, अब ये वैल्यू बढ़ गया, नीचे बढ़ा, तो देखो v/u है, नीचे को बढ़ा दोगे तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। तो नीचे को बढ़ा दिया तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको ओवरऑल वैल्यू घटेगा तो 1/f इक्वल टू वैल्यू क्या हो गया, इधर घट गया। अब ये वाला वैल्यू पूरा ये जो चीज है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/f है। ये पूरा घटेगा तो f क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, f क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा बताओ, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, फोकल लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड नेचर ऑफ लेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो नेचर ऑफ लेंस में क्या फर्क पड़ेगा पता है, तो देखो यहाँ पे मैटर करता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो मान चलो जनरली लेंस जो होता है ग्लास होता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। क्या होता है, 1.5। अब यहाँ पे रखोगे 1.5, तो 1.5 अपॉन कितना आएगा, 1.33 माइनस 1 आएगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों को डिवाइड करके देखो, क्या 1.5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा है कि छोटा बताओ। तो देखो 1.5 है, 1.3 है, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, मतलब 1 से बड़ा आएगा। ये वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, तो 1.1 समझ लो, माइनस 1। तो 1.1 को 1 से घटाओगे क्या आएगा बताओ, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो नेचर ऑफ लेंस रिमेन सेम रहेगा। क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मान के चलो लेंस जो है इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका मान लेते हैं कितना है बताओ, इन्फिनिटी है। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका, क्या है बताओ, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मत बोलो यार, इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, इसको कितना पता है, 1.5 ही ले लो। कितना ले लो, 1.5। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैं डालूंगा, तो एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 1/f है, इक्वल टू μ2 कितना है, मान चलो ग्लास है, μ2 क्या है बताओ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, μ1 भी कितना है बताओ, यहाँ पे दे दिया बताओ, ग्लास 1.5 माइनस 1, तो ये 1/r1 माइनस 1/r2, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये कट के 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 1/f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू कितना आएगा, 1/0, तो f इक्वल टू कितना आएगा बताओ, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी आएगा तो एक बात बताओ, फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसका होता है, प्लेन ग्लास का। किसका होता है बताओ, प्लेन ग्लास का। तो लेंस को इमर्ज कर दूंगा उस लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तब इसका फोकस क्या हो जाएगा बताओ, इन्फिनिटी हो जाएगा, और लेंस का नेचर क्या हो जाएगा बताओ, प्लेन ग्लास की तरह। किसकी तरह हो जाएगा, प्लेन ग्लास की तरह हो जाएगा। अब मान चलो लेंस को डुबा दिया किसके अंदर बताओ, लेंस को
इमर्ज कर दिया, है ना, इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताओ, ग्रेटर देन ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब बच्चों यदि ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा मतलब मान चलो 0 पॉइंट कुछ, अब 0 पॉइंट कुछ को 1 से घटाओगे क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बताओ तुम्हारा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या हो गया बताओ, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या है मान चलो यदि लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है तो नेचर क्या हो जाएगा उसका, कॉन्केव हो जाएगा। किसमें बताओ, उस लिक्विड में जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, वहां पे उसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव हो जाएगा, और कॉन्केव है तो वो क्या हो जाएगा बताओ, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं लेक्चर को यहीं पे बंद कर रहा हूं। इसके आगे आपका और टॉपिक है, वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस के कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक। उसका मैं एक और लेक्चर में बना दूंगा, कल ही अपलोड कर दूंगा उसको भी, यदि जरूरत रहेगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, मैं अभी लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ये टॉपिक मैं जान रहा हूँ आपको कंफ्यूज किया होगा, यदि कंफ्यूज किया होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक शॉर्टकट तरीके से और आप लोग को क्लियर कर दूंगा, जिसमें एक बार में ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।